हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक HPLC। लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट 5th सेम का यूनिट 5, जिसमें हमने क्रोमेटोग्राफी डिस्कस किया था। क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन हो गया था एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था हमने। उसके बाद अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो के देख लीजिए, उसके बाद जब आगे कंटिन्यू करिएगा। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो क्रोमेटोग्राफी आती है वो आती है HPLC। मैं क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स भी डिस्कस किए थे, जिसमें हमारी थी TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, HPLC। और भी होती है क्रोमेटोग्राफी HPTLC एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। लेकिन इस लेक्चर में आपके सब्जेक्ट के लिए केवल इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्रोमेटोग्राफी पे या फिर TLC पे, ठीक है। इतना डीप आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम सारे जो क्रोमेटोग्राफी है उसको ज़्यादा डीप ना जाकर केवल बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बाद हमारी नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी आती है सेकंड, वो है हमारी HPLC, ठीक है। HPLC को फुल फॉर्म जो रहता है वो क्या रहता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लेकिन हमने देखा होगा कि इसका नाम जो है वो परफॉर्मेंस ना होकर कहीं कहीं पे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम दो नाम से भी जानते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड हाई प्रेशर। इस पी का जो मतलब होता है वो प्रेशर से भी आता है एंड प्रेशर परफॉर्मेंस से भी आता है। अब इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मतलब इस क्रोमेटोग्राफी का क्या है, इसका परफॉर्मेंस जो होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो बहुत अच्छे से सेपरेशन करती है और मेनली उन कंपोनेंट से सेपरेशन करती है जो कि सॉल्युबल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। जनरली अभी तक हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे थे, जैसे अमीनो एसिड का सेपरेशन हो गया या हमने किसी का एक्सट्रैक्शन निकाला तो उसका सेपरेशन किया। लेकिन जो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं सॉल्वेंट में, उनका सेपरेशन हो रहा था हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी से, TLC से। लेकिन हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो सॉल्युबल कंपोनेंट को सेपरेट आउट करती है। एग्जांपल के लिए हमने नमक को या चीनी को हमने पानी में घोल दिया, ठीक है, तो वो अच्छे से सॉल्युबलाइज हो गया। लेकिन अब हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, जो हमारे सॉल्ट के मॉलिक्यूल हैं या शुगर के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन उनको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसलिए इसको बोला जाता है हाई परफॉर्मेंस, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है और सॉल्युबल कंपोनेंट्स को इजीली सेपरेट कर लेती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा परफॉर्मेंस हो गया। सेकंड होता है, इसे बोलते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर हम इसके टेक्निक की बात करें तो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन वर्किंग की बात करें तो उसकी वर्किंग हम देखेंगे तो हाई प्रेशर जो सॉल्वेंट है वो बहुत हाई प्रेशर से पंप किया जा रहा है स्टेशनरी फेज में, जिससे सेपरेशन जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आता है, सॉल्वेंट के साथ में बहुत हाई प्रेशर दिया जाता है सेपरेशन के लिए, तो इसलिए इसे बोलते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आपको नाम समझ में मतलब समझ में आ गया होगा HPLC की फुल फॉर्म का, हाई प्रेशर हाई परफॉर्मेंस। क्लियर हो गया होगा। अब इसका डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन यही है कि इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी जिसमें हमारा लिक्विड सॉल्वेंट की तरह लिक्विड यूज किया जा रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस अच्छे प्रेशर के साथ में उसको पंप किया जा रहा है, जिससे सॉल्वेंट का सॉल्यूट का जो सेपरेशन है बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, हाई रिजॉल्विंग पावर। इसकी रिजॉल्विंग पावर, सेपरेशन पावर या जो सेपरेशन टेक्निक होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। फास्ट स्पीड ऑफ सेपरेशन, जल्दी सेपरेशन करता है, स्पीड अच्छी होती है एंड ऑटोमेटिक एनालिसिस प्रोसीजर एंड डाटा हैंडलिंग। अगर इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे तो इसका जो प्रोसीजर है वो ऑटोमेटिक होता है कि लास्ट में हमें डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, पूरा कंप्यूटराइज बेस्ड होता है। इस पर सॉफ्टवेयर आता है HPLC का, वो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी रहता है, ठीक है, जिसमें हमारा डाटा अपने आप ही बन जाता है, ग्राफ अपने आप ही बन के रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिक एनालिसिस प्रोसीजर है और डाटा हैंडलिंग इजीली हो जाती है, ठीक है। सेपरेट सॉल्युबल कंपोनेंट्स इन सॉल्वेंट, जैसे मैंने बताया कि इस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम सॉल्युबल कंपाउंड्स को हम सेपरेशन करते हैं, ठीक है। जनरली वाली क्रोमेटोग्राफी हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं और बेटर सेपरेशन के लिए, अच्छे सेपरेशन के लिए और लार्ज क्वांटिटी में सेपरेशन के लिए, और हमारा क्वांटिटी जो है सैंपल और सॉल्वेंट है उसका भी हमें कम क्वांटिटी यूज हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल्स का देखें तो हमारी पोलैरिटी और एफिनिटी के बेस पे काम करता है। पोलैरिटी मतलब क्या होता है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो पोलर रहेगा हमारा इसमें, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, जिससे क्या होगा, बेटर सेपरेशन करने में हेल्प करेगा। और सेकंड चीज होती है एफिनिटी। एफिनिटी क्या होती है कि यहाँ पर जो सेपरेशन होता है वो एफिनिटी के बेसिस पे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारा एक कॉलम है, ठीक है, स्टेशनरी फेज हमारी क्या है, कॉलम है, जिसमें हम अपना सिलिका जेल या एडसॉर्बेंट जो भी है वो फिल किया हुआ है। जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट आएगा
तो यहाँ पर एफिनिटी काम करेगी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, जो पार्टिकल या जो मॉलिक्यूल जिसकी एफिनिटी हमारी स्टेशनरी फेज के लिए ज्यादा है तो वो धीरे धीरे मूव करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टेशनरी फेज है और यहाँ से हमने सैंपल इंजेक्ट कराया है, सॉल्वेंट के साथ में हमारा सैंपल आएगा। तो मान लीजिए इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है हमारे सैंपल में, ठीक है, मान लीजिए 4 या 5 कंपोनेंट्स हैं जिसका सेपरेशन होकर बैंड बनेगा। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, जो हमारा सैंपल का जो मॉलिक्यूल है, उसकी स्टेशनरी फेज के लिए एफिनिटी ज्यादा है, मतलब वो स्टेशनरी फेज से ज्यादा अफेक्टेड रहेगा, ज्यादा अटैच रहेगा, तो उसका मूवमेंट क्या होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, जिसका ज्यादा अटैचमेंट होगा वो धीरे ही मूव करेगा। तो जिस मॉलिक्यूल का अटैचमेंट ज्यादा होगा स्टेशनरी फेज से, वो फास्ट मूव करेगा, सॉरी स्लो मूव करेगा, इसलिए उसका बैंड जो है हमारा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसका एफिनिटी जो है वो हाई है स्टेशनरी फेज के लिए। और जिसकी एफिनिटी, जिस मॉलिक्यूल की एफिनिटी जो है स्टेशनरी फेज से कम है, उसका अफेक्शन स्टेशनरी फेज से नहीं है, इसलिए वो मॉलिक्यूल जो है फास्ट रन करेगा और जल्दी रन करेगा यहाँ पर, इसलिए इसका जो बैंड आएगा वो लास्ट में आएगा। इस तरीके से इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एफिनिटी के बेसिस पे, कि हमारा सैंपल का जो कंपोनेंट है उसका स्टेशनरी फेज के लिए कैसा एफिनिटी है। अगर ज्यादा एफिनिटी है तो वो लो मूव करेगा, अगर कम एफिनिटी है तो फास्ट मूव करेगा। इस बेसिस पे यहाँ पे क्या होंगे, हमारे मॉलिक्यूल जो होंगे वो सेपरेट हो जाते हैं एफिनिटी के बेसिस पे। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे यही इसका प्रिंसिपल है, पोलैरिटी एंड एफिनिटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की। ये आपको इंस्ट्रूमेंटेशन दिख रहा होगा, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स देखिए कौन कौन से होते हैं इसमें। फर्स्ट होता है हमारा रिजर्वॉयर। ठीक है, अब रिजर्वॉयर की हम बात करें तो रिजर्वॉयर क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट अगर हम कंपोनेंट्स में लिखेंगे तो फर्स्ट हो गया हमारा रिजर्वॉयर। तो रिजर्वॉयर का काम क्या होता है, रिजर्वॉयर जिसमें हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जिसमें हम सॉल्वेंट को फिल करके रखेंगे वो हमारा क्या हो गया, रिजर्वॉयर। ठीक है, इसमें हमारा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट में भी हमारा 90% हमारा वाटर रहता है और 10% हमारा ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहता है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट बनाया जाता है। ठीक है, रिजर्व। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड कंपोनेंट आता है ना पंप। पंप क्या होता है, प्रेशर जनरेट करेगा और उसको बहुत ज्यादा प्रेशर से सॉल्वेंट को मूव करवाएगा। तो पंप हमारी क्या होती है, मोटर होती है। ठीक है, मोटर का काम क्या होता है, पानी को खींचने का या उसकी स्पीड को बढ़ा देने का। तो वही यहाँ पर है, ये सॉल्वेंट की स्पीड को बढ़ा देगा, इजीली उसको पंप करवाएगा। ठीक है, तो पंप का काम हो गया। थर्ड हमारा कंपोनेंट होता है सैंपल इंजेक्टर। जैसे सॉल्वेंट यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से हम उसको सैंपल को इंजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर सैंपल होगा, सैंपल का एक इंजेक्टर होगा। ठीक है, इंजेक्शन टाइप, उसके थ्रू हम सैंपल को स्मॉल क्वांटिटी में सैंपल को इंजेक्ट कर देंगे। यहाँ सॉल्वेंट आएगा, सैंपल को इंजेक्ट करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी HPLC कॉलम। मेन पार्ट रहता है इसका स्टेशनरी फेज, जिसे हम बोलते हैं HPLC कॉलम। ठीक है, इस HPLC कॉलम में हम कोई भी जो भी एब्जॉर्बेंट है, मेनली इसमें सिलिका जल्दी का यूज किया जाता है। ठीक है, उस कॉलम में इसको फिल कर देते हैं। मार्केट में ऑलरेडी बने हुए कॉलम आते हैं या फिर हमसे पैक भी करते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलिका जल्दी का इसमें एब्जॉर्बेंट जो है फिल कर देते हैं। तो ये हमारा स्टेशनरी फेज का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट लगा हुआ होता है डिटेक्टर, जो कि क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि जो हमारा सैंपल है, जो भी सेपरेट हुए कंपोनेंट्स, उनको डिटेक्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, ग्राफ बन के आ जाता है, जिसे बोलते हैं हम क्रोमेटोग्राफ, क्रोमेटोग्राम, जो कि कंप्यूटराइज होता है। डिटेक्टर हमारा क्या होता है, कंप्यूटर में ही फिक्स रहता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वो एनालाइज करता है और वहाँ पे हमारा ग्राफ बन के आता है। जिस भी कंपोनेंट का जो भी सेपरेशन हो रहा है उस बेसिस पे हमारा ग्राफ बन जाएगा, कंप्यूटराइज होता है। और जो भी हमारा वेस्ट वाटर होगा वो हमारे जो साइड से लगा हुआ होता है अलग से चैम्बर, उसमें हमारा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के कंपोनेंट्स हो गए, ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो इसकी वर्किंग कैसे होगी, तो यहाँ पर क्या करा हमने, सॉल्वेंट को फिल कर दिया। ठीक है, सॉल्वेंट को स्टार्ट कर दिया, पंप को स्टार्ट कर दिया। पंप क्या करेगा, सॉल्वेंट को खींचेगा और उसको हाई प्रेशर से आगे मूव करवाएगा। तो यहाँ पर क्या करा, पंप ने सॉल्वेंट को खींचा और यहाँ से हमारा सॉल्वेंट जो है वो मूव करेगा यहाँ से। ठीक है, जैसे सॉल्वेंट बना आगे मूव करेगा, यहाँ से सैंपल इंजेक्टर के थ्रू हम सैंपल को इंजेक्ट कर देंगे, जो भी हमारा सैंपल है। तो यहाँ पे हमारा सैंपल भी आ जाएगा। अब सॉल्वेंट हमारे सैंपल को लेके जाएगा साथ में। क्लियर है, यहाँ सॉल्वेंट भी जाएगा और साथ में हमारे साथ में सैंपल भी जाएगा, मतलब क्योंकि सॉल्वेंट में हमारा सैंपल जो है वो सॉल्युबलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही साथ जाएंगे, किसमें जाएंगे, हमारे स्टेशनरी फेज में, जहाँ पे हमारा सिलिका जल्दी है। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट काम करेगा यहाँ पे एफिनिटी वाला, कि हमारे सैंपल की एफिनिटी अगर स्टेशनरी फेज से ज्यादा है तो उसका जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा, हमारा पहले ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका बैंड बन जाएगा जिसकी हमारी हाई एफिनिटी है, और जिसकी एफिनिटी कम है वो फास्ट मूव करेगा, उसका बैंड जो है
आगे जाके बढ़ेंगे। इस तरह से हमारे बैंड्स बन जाएंगे, मॉलिक्यूल सेपरेशन हो जाएगा और ये डिटेक्टर जो होगा उसको डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पर हमारा कंप्यूटराइज्ड क्रोमेटोग्राम बन के आ जाएगा, जो हमारी डाटा एनालिसिस होगी उसे हम कलेक्ट कर लेंगे, डाटा हैंडलिंग कर लेंगे और जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा हमारे सॉल्वेंट का, हमारा सॉल्वेंट का वेस्ट इसमें कलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस जो है चलती रहती है। आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन इसका कंपोनेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में आपको पता ही होगा क्रोमेटोग्राफी का हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, मेनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका हम ड्रग कंपोनेंट्स जो होते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं, उनको एनालाइज करने के लिए करते हैं। ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल, तो फर्स्ट वही है एनालिसिस ऑफ ड्रग। सेकेंड हमारा हो गया एनालिसिस सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स को एनालिसिस करने के लिए। थर्ड हो गया अगर हम एनवायरमेंटल एनालिटिक्स कर रहे हैं, एनवायरमेंट को में पॉल्यूशन देख रहे हैं, कौन कौन से पॉल्यूटेंट प्रेजेंट हैं, तो उन सब की एनालिसिस करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट और सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया इसमें HPLC, जिसमें हमने स्टडी किया उसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में इसका प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, हम ज़्यादा डीप नहीं जा रहे क्योंकि इन क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स भी है, जैसे HPLC के भी कुछ टाइप्स दे रखे हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी के भी कुछ टाइप्स हैं, लेकिन हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि ज़्यादा डीप में आप 7 सेम में सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आने वाला है जो कि लॉन्ग में, तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कंसाइज फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है TLC के साथ। ठीक है, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है, लेकिन थोड़ा प्रिंसिपल्स का काम अलग है, लेकिन प्रोसेस जो रहता है उनका वो दोनों का सेम रहता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, बट TLC को मैंने वेल एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके साथ हमारा स्टार्ट होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी में नाम से चल रहा है, क्रोमेटोग्राफी कैसी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसमें हम पेपर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे TLC थी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो उसमें हमने थिन लेयर बना रखी थी स्लाइड पे। ठीक है, तो उसमें हम एज अ स्टेशनरी फेज यूज कर रहे थे। ऐसे ही पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर को एज अ स्टेशनरी फेज यूज करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल जो रहता है इसका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी से बोलते हैं, पार्टीशन के बेस पे काम करता है। सर TLC जो थी वो एड्सॉर्प्शन पे काम कर रही थी। एड्सॉर्प्शन क्योंकि उसमें स्टेशनरी फेज जो था वो सॉलिड था और हमारा लिक्विड था हमारा मोबाइल फेज। तो सॉलिड और लिक्विड में एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में कब काम करती है, जब हमारा एड्सॉर्प्शन हमारा जो प्रिंसिपल होता है कब वर्क करता है, जब हमारी स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है और हमारा मोबाइल फेज क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो हमारा एड्सॉर्प्शन होता है क्योंकि मॉलिक्यूल जो हमारा सॉल्यूट है वो एड्सॉर्ब हो रहा है किसमें, सॉलिड फेस में। ठीक है, ऐसे हमारा होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन प्रिंसिपल कब काम करता है, हमारा सॉलिड जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड है और हमारा मोबाइल फेज है वो भी लिक्विड है। जब हमारे दोनों फेज लिक्विड लिक्विड होते हैं तब हमारा कौन सा क्रोमेटोग्राफी या कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, वो होता है हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लिक्विड लिक्विड कैसे हो गए, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज हमारी पेपर दे रखी है, तो पेपर तो हमारा सॉलिड फेज है, क्लियर है। तो लेकिन यहाँ पर हमारा पार्टीशन कैसे वर्क कर रहा है, समझिए इसको कि यहाँ पर क्या है, पेपर क्रोमेटो, अगर हम पेपर की बात करते हैं, पेपर हमारा यहाँ पे क्या ले रहे हैं, फिल्टर पेपर ले रहे हैं, जो कि बॉटमैन फिल्टर पेपर होता है। ठीक है, तो बॉटमैन फिल्टर पेपर यूज कर रहा है। तो बॉटमैन फिल्टर पेपर में देखा होगा, जैसे हमारा ये बॉटमैन फिल्टर पेपर है, इसमें क्या होती है, कैपिलरीज होती है। ठीक है, कैपिलरीज होती है जिसके थ्रू क्या होता है, इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा मॉइस्चर, हमारा वाटर जो है वो फिल्ड रहता है, इसमें कैपिलरीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पेपर जो है उसे स्टेशनरी फेज पर यूज नहीं कर रहे हैं, जो अंदर का जो मॉइस्चर है, अंदर का जो वाटर है, वो हमारा स्टेशनरी फेज का काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा स्टेशनरी फेज जो है वो क्या है, वाटर, वो जो कि क्या है, लिक्विड, इसलिए यहाँ पर स्टेशनरी फेज को लिक्विड बोला गया है। और यहाँ पर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है वो काम करती है, क्योंकि यहाँ पे इल्यूशन होता है लिक्विड इन लिक्विड। जब हमारा सॉल्वेंट सैंपल को लेके लिक्विड में आएगा तो लिक्विड के थ्रू ही यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है काम कर रही है। क्लियर समझ में आया होगा। TLC में हमने सॉलिड फेज पे TLC प्लेट ली थी, उस पर सिलिका जेल की लेयर लगाई। सिलिका जेल हमारी सॉलिड फेज थी।
ठीक है, जिसमें हमारा एड्सॉर्प्शन हो रहा था जो हमारा सैंपल था, इसलिए वहां पर सॉलिड लिक्विड था, इसलिए यहाँ पे एड्सॉर्प्शन का काम कर रहा है। पार्टीशन में जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड है, क्योंकि पेपर हम यूज कर रहे हैं वाटरमेलन फिल्टर पेपर, जिसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, ऑलरेडी कैपिलरीज होती हैं, मॉइस्चर रहता है, वो मॉइस्चर जो है वाटर है वो हमारा सेपरेशन करने में हेल्प करता है, इसलिए, और उसका नेचर लिक्विड होता है, इसलिए उसका वहां पे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी काम करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कि इसका जो प्रिंसिपल है वो पार्टीशन के बेसिस पे होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट भी होता है, राइट अबाउट द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में कौन सी है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्टेप्स की। उसके स्टेप्स बिल्कुल सिमिलर है टीएलसी से। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज। सबसे पहले हमें देखना है हमारा स्टेशनरी फेज हमें क्या लेना है, तो मोस्टली हमारा स्टेशनरी फेज है वो वाटरमैन फिल्टर पेपर लेते हैं। ठीक है, तो वाटरमैन फिल्टर पेपर का आपने कंटेंट देखा होगा, फिल्टर पेपर हमारा सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसमें अल्फा सेलुलोज, बीटा सेलुलोज, पैक्टिन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम मेनली वाटरमैन फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। सेकंड हमारा होगा सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज। हम क्या करेंगे, मोबाइल फेज को सिलेक्ट करेंगे कि हमारे कौन से सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करने हैं, कितने रेशियो में लेने हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमारा सेपरेशन हमारे किस सैंपल का कर रहा है। ठीक है, तो हर एक सैंपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल फेज रहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। ठीक है, थर्ड हमारा हो गया चैम्बर सैचुरेशन। चैम्बर सैचुरेशन में क्या करना है, जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ, ये क्या हमारा चैम्बर है, इसके अंदर ये फिल्टर पेपर लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चैम्बर सैचुरेशन में हमें क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करने से पहले हमें अपने बीकर में अपने सॉल्वेंट को फिल कर देना है, जितना भी क्वांटिटी हमने सॉल्वेंट लिया है सबको मिक्स करके फिल करना है, एंड देन से ढककर थोड़ी देर के लिए रख देना है, ताकि इसके जो वेपर्स हैं वो पूरे में सैचुरेट हो जाएंगी, और इसे बोलेंगे चैम्बर सैचुरेशन। हमारा चैम्बर जो है सैचुरेट हो जाएगा, वेपर जो है इक्वली पूरे जो चैम्बर है उसमें फिल हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ स्टेप आता है प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सैंपल। उसके बाद हम सैंपल को अप्लाई करेंगे। सैंपल को अप्लाई करने से पहले हमें सैंपल को बनाना पड़ेगा। जो भी हमने एक्सट्रैक्ट निकाला है, मान लीजिए वो सॉलिड फॉर्म में है या सेमी सॉलिड फॉर्म में है, तो आप उसे कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो उसको पहले हम सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसको सॉल्वेंट जो भी है उसे मिक्स करके, ठीक है, सॉल्यूशन बना के विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी की हेल्प से, सेम एज टीएलसी, पेपर लेंगे, पेपर के 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हमें यहाँ पे एक डॉट लगा देना है सैंपल का विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी। ठीक है, तो ये पेपर हमारा है, उसके सेम हम पेपर को इस शेप में, रेक्टेंगल शेप में उसे कट कर लेंगे, और डिपेंड करेगा, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हमने पेपर को कट कर लिया, एंड देन उस बीकर में पहले हम सैंपल अप्लाई करेंगे, एंड देन उसको बीकर में रखेंगे। तो डेवलपमेंट चैम्बर जो आएगा, ठीक है, डेवलपमेंट माने में क्या करेंगे, ना पेपर पे सैंपल अप्लाई कर दिया, देन उस पेपर को इस बीकर में रख देंगे, लिड को कवर कर देंगे, और उसे क्रोमेटोग्राफी होने देंगे, उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्या होगा, जो मान लीजिए सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या है, बीकर है, ये पेपर है ग्रीन कलर से, और ये रेड कलर वाला क्या हमारा सॉल्वेंट है, जो हमने पहले से फिल करके रखा हुआ था। जैसे इसमें पेपर डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट हम इसमें इतना ही फिल करेंगे कि पेपर जस्ट हमारा टच हो। ठीक है, बिल्कुल डिप नहीं होना चाहिए पेपर, केवल टच होना चाहिए पेपर, उतना ही हमें सॉल्वेंट लेना है। अब क्या होगा, सॉल्वेंट रन करेगा विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी की हेल्प से सॉल्वेंट रन करेगा। अब सॉल्वेंट जो है इस सॉलिड को भी अपने साथ में लेकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टीशन होगा। ठीक है, यहाँ पे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी भी काम करती है, एफिनिटी के बेसिस पे। एफिनिटी मैंने जैसे अभी बताया भी है, तो एफिनिटी मतलब जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी वो लेस मूव करेगा, और जिसकी एफिनिटी कम होगी वो फास्ट मूव करेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे हमारे क्या होगा, हमें डॉट्स दिखाई देंगे, दिखाई नहीं देंगे वो तो बाद में पता चलेगा। तो जो भी डॉट है हमें दिखाई दे जाएंगे। हमें यहाँ तक जहाँ तक सॉल्वेंट जो है रन करेगा 80%, यहाँ तक हमें सॉल्वेंट को रन कराना है, और उस पेपर को फिर बाहर निकाल देना है। जब हम पेपर को बाहर निकालेंगे तो हमें उस पर कोई भी डॉट या कुछ भी नहीं विजिबल नहीं होगा। उसको विजिबिलिटी करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पेपर को बाहर निकाल के थोड़ी देर ड्राई करेंगे। ठीक है, ड्राई करने के बाद उसे वो करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के लिए मैं डिफरेंट आपको मेथड्स भी एक्सप्लेन कर रखे हैं टीएलसी वाली वीडियो लेक्चर में। उसमें हम यूवी रेज के थ्रू, ठीक है, यूवी लाइट के अंदर देखेंगे, या कोई भी केमिकल स्प्रे करेंगे, या फिर आयोडीन चैम्बर में रखेंगे, तो उसके थ्रू हमें क्या होंगे, स्पॉट्स होंगे वो विजिबल हो जाएंगे। और जहाँ पे भी स्पॉट्स विजिबल होंगे वहाँ पे हम सर्कल लगा लेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, लास्ट में आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। ठीक है, आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस सॉल्यूट ने ट्रेवल किया उसको मेजर कर लेंगे, और जितना डिस्टेंस सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया उसको मेजर कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। तो आरएफ वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 से
लेस देन आती है और उसको हम स्टैंडर्ड सैंपल से अपने कंपेयर करेंगे, ऑलमोस्ट सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वर्क करता है, सेम एज टीएलसी, बस का प्रिंसिपल जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। ये पार्टीशन पे काम करता है और हमारा टीएलसी जो है एड्सॉर्प्शन पे काम करता है। ठीक है, तो आपको इस सब्जेक्ट में आपको इतना ही पढ़ना है इसके बारे में, इसका पार्टीशन, जो प्रिंसिपल, वर्किंग और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके टाइप्स भी रहते हैं, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल, तो इतना डीप में आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखिए, कॉलम कॉलम मतलब क्या हो गया, इस क्रोमेटोग्राफी में कॉलम का यूज कर रहे हैं जो कि एक ग्लास का कॉलम रहता है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी लेबोरेटरी में ब्यूरेट देखा होगा। ठीक है, एनालिसिस करने के, टाइट्रेशन करने के जो ब्यूरेट यूज होता है, उसी ब्यूरेट के साइज से थोड़ा छोटा, उसी टाइप में, उतनी ही नैरो जो इसकी वो रहती है। ठीक है, तो उसी टाइप में एक कॉलम होता है, इसे दिख रहा है आपको डायग्राम में, तो एक ग्लास का बना हुआ होता है कॉलम। ठीक है, इसमें हम अपनी क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल जो रहता है इसका एब्जॉर्प्शन पे बेसिस होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल है इसका, एब्जॉर्प्शन को समझिए कि इसमें किस तरीके से सेपरेशन होता है। तो जैसे ये हमारा कॉलम है, ठीक है, कॉलम है और यहाँ पर क्या हमारी स्टेशनरी फेज फिल है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये स्टेशनरी फेज है हमारी, ये क्या है हमारी स्टेशनरी फेज, जिसमें कि हम मेनली हम सिलिका जेल जी का यूज करते हैं। और ये क्या हमारा सॉल्वेंट, जिसमें ऊपर रिजर्वॉयर है सॉल्वेंट का, जिससे हम सॉल्वेंट को फिल कर रहे हैं और धीरे धीरे सॉल्वेंट जो है वो नीचे आ रहा है और यहाँ पे हमारा सैंपल फिल। ठीक है, मान लीजिए कि सैंपल में हमारे 3 कंपोनेंट हैं, ए प्लस बी प्लस सी, जिसका हमें सेपरेशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेपरेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा, एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे होगा। अब जिस मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन जो है स्टेशनरी फेज में ज्यादा होगी, उसका इल्यूट टाइम क्या होगा, लॉन्ग होगा। समझ रहे हो इस बात को, एब्जॉर्प्शन जो है जिस मॉलिक्यूल का क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका इल्यूशन टाइम भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे, क्योंकि अगर वो मॉलिक्यूल मान लीजिए एक हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है स्टेशनरी फेज में, तो मॉलिक्यूल जो है ज्यादा टाइम तक स्टे करेगा स्टेशनरी फेज में और वो देर में इल्यूट होगा, तो उसका इल्यूशन टाइम भी क्या होगा, बढ़ गया। इल्यूशन मतलब क्या होगा, सेपरेशन। ठीक है, मतलब उसका बेंड जो है वो पहले ही बना हुआ आएगा, वो सबसे लास्ट में इल्यूशन में आएगा। ठीक है, तो सेम एज एफिनिटी के बेसिस पे, तो वही है कि जिस मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन टाइम, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा स्टेशनरी फेज में, उसका इल्यूशन टाइम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा, जिस मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा, उसका स्टेशनरी फेज से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, ज्यादा अफेक्शन नहीं है, वो स्टेशनरी फेज में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, जल्दी मूव करेगा और जल्दी इल्यूट करेगा। तो वही है, जिसका एब्जॉर्प्शन कम है उसका इल्यूशन टाइम भी क्या होगा, कम होगा, मतलब वो जल्दी ही इल्यूट आउट कर जाएगा, उसका बैंड जो है वो नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे काम करता है प्रिंसिपल्स का, एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे उनके मॉलिक्यूल का सेपरेशन होता है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे भैया कि इसमें ए बी सी का किस तरीके से सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, फिर प्रोसीजर देखिए, तो इंस्ट्रूमेंटेशन देख ले। पहले इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या करना है, सिंपल एक ग्लास का कॉलम होता है, ठीक है, जिसमें हम पैकिंग करेंगे अपने स्टेशनरी फेस। ठीक है, तो इसमें एज सच इंस्ट्रूमेंट कोई यूज नहीं हो रहा है बड़ा, कि इसमें केवल हम ग्लास कॉलम यूज कर रहे हैं। इसमें स्टेप्स देखने, फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा सिलेक्शन ऑफ एड्सॉर्बेंट। सबसे पहले हम एड्सॉर्बेंट को सिलेक्ट करेंगे कि हमारा एड्सॉर्बेंट उसमें हमें क्या फिल करना है, जो कि हम इसमें यूज करते हैं सिलिका जेल जी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहता है, सेकंड रहता है पैकिंग ऑफ कॉलम। हमने एड्सॉर्बेंट तो सिलेक्ट कर लिया, देन उसको हम कॉलम को पैक करना है। ठीक है, कॉलम में हमें एड्सॉर्बेंट को फिल करना है। तो हमें 2 प्रोसेस रहता है, एक रहता है वेट, एक होता है ड्राई। वेट में क्या होता है कि हमने अपना जो सिलिका जेल जी है उसको वेट मतलब सेमी सॉलिड पेस्ट बना के उसमें फिल किया है। सेकंड क्या है, सो ड्राई फिल कर दिया है। ठीक है, तो ज्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 तरीके से पैकिंग कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं और ड्राई भी कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में देखें सॉल्वेंट सिलेक्शन, उसके बाद हम सॉल्वेंट भी सिलेक्ट करेंगे। तो 2 चीज तो मेन है कि स्टेशनरी फेस को पहले सिलेक्ट करना एंड देन सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना कि हमें कौन सा सॉल्वेंट इसमें यूज करना है। फोर्थ स्टेप देखें एप्लीकेशन ऑफ सैंपल एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने क्या करा, कॉलम लिया, कॉलम में सबसे पहले नीचे में ग्लास फुल को लगाया,
जब हम कॉलम को पैक करेंगे, क्योंकि सिलिका जेल जी हमारा स्टेशनरी फेज है, वो नीचे ना आ जाए इससे नीचे पहले हम इसे ग्लास वूल से पैक करते हैं, उसके बाद अपने स्टेशनरी फेज को हमने फिल किया एंड देन ऊपर फिर से हमने ग्लास वूल की या कॉटन वूल की लेयर लगाई है, ठीक है। और प्रॉपर फिल्ट्रेशन करने का भी काम करती है वूल, लार्ज पार्टिकल को रिटेन कर लेती है, ठीक है। तो ग्लास वूल लगा कर हमने अपनी कॉलम को पैक कर लिया, उसके बाद अपने सैंपल को फिल करेंगे। रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, सैंपल है, हमने ऊपर से अपने सैंपल को डाल दिया एंड देन उसके बाद हम ऊपर एक रिजर्वोयर से अटैच कर देते हैं, जिसमें से सॉल्वेंट जो है धीरे 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 इसमें जो हमारा स्टेशनरी फेज है उसमें आता रहता है। तो सॉल्वेंट जब आएगा सैंपल को अपने साथ लेके, तो यहाँ पर स्टेशनरी फेज में, ठीक है। अब इस तरीके से हमने करा एप्लीकेशन किया सैंपल का और सॉल्वेंट का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का सेपरेशन कैसे होगा, कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा हमारा, एब्जॉर्प्शन वाला। अब देखिए मैंने बताया ए कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इल्यूशन टाइम उसका कम है, तो इसलिए ये हमारा एब्जॉर्प्शन का ए का जो बैंड होगा वो हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा किसका बैंड हो गया, ए का बैंड हो गया, क्लियर है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, लेड इल्यूट करेगा, ठीक है। एंड देन बी का क्या है, ए से कम है, तो बी का हमारा बैंड जो है वो यहां बन जाएगा, ठीक है। ये बी है, सबसे कम किसका है हमारा, सी का, ये सी है हमारा, तो सी का हमारा एब्जॉर्प्शन सबसे कम है, तो इसलिए उसकी एफिनिटी भी होगी वो भी कम रहेगी, और इल्यूशन टाइम जो होगा वो भी क्या रहेगा, उसमें कम रहेगा, तो जल्दी इल्यूट हो जाएगा। तो हमारे तीन बैंड इस तरीके से हमारा सैंपल आता है, ऊपर सॉल्वेंट भी आ रहा होता है, तो सॉल्वेंट के साथ साथ में उसका सेपरेशन होता है, और सेपरेशन जो है वो कैसे हो रहा है, उसके एब्जॉर्प्शन बेसिस पे। क्लियर हो गया आपको फंडा इसका, ए बी सी इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं जिसे सेपरेशन करना है, और वो हमारे एब्जॉर्प्शन के बेसिस पर सेपरेशन हो रहा है। इसका एब्जॉर्प्शन हमारा ज्यादा है इसलिए लेट इल्यूट होगा, फिर इसके बाद सबसे कम एब्जॉर्प्शन इसका हो रहा है, जल्दी से सबसे नीचे इसका बैंड बनेगा। अब उसके बाद में इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेशन के लिए हम नीचे एक नॉब दे रखी है, इसे ओपन करेंगे, सबसे पहले हम सी बैंड को निकालेंगे। एक बीकर में मैं सी बैंड को निकाल दिया, ऐसे दूसरा बीकर इसमें हमने सी निकाला, फिर हमने बी निकाला, और तीसरे बीकर में ए बैंड। तीनों ही कंपोनेंट को हम डिफरेंट डिफरेंट बीकर में या डिफरेंट डिफरेंट तरह से इल्यूट आउट कर लेते, बोलते हैं इल्यूशन, ठीक है। इल्यूट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास तीन कंपोनेंट जो है वो अलग अलग मिल जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, मतलब सेपरेशन होता है, इसे बोलते हैं इल्यूशन, ठीक है। तो मैं बताया सेपरेशन ऑफ इल्यूट, हमने इल्यूट को सेपरेट कर लिया एंड देन उन कंपाउंड्स को अलग से डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्शन के लिए अलग टेक्निक्स दे रखी है, ठीक है, उनके थ्रू को डिटेक्ट करा। तो ये प्रोसीजर रहता है आपका मेनली, इसका प्रिंसिपल, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग। एप्लीकेशन तो आप लिख सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी की जो कॉमन एप्लीकेशंस है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी की थी क्रोमेटोग्राफी की, कि इसको हम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज करते हैं, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक जो है क्रोमेटोग्राफी वो कंप्लीट हो गया है, जो हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन दिया था, देन टीएलसी, एचपीएलसी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इन चार पांच क्रोमेटोग्राफी को हमने डिस्कस करा है प्रॉपर। क्वेश्चन जो आता है आप अच्छे से कर सकते हैं, जो भी इसका प्रिंसिपल है, वर्किंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन अच्छे से बता सकते हैं, एंड लास्ट में उसका एप्लीकेशन जरूर देना, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्रोमेटोग्राफी। तो इस यूनिट 5 में हमारे दो मेजर टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि एग्जाम के लिए जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद इस यूनिट में दो माइनर टॉपिक्स रह गए हैं, वो है हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करके इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।